जय हिंद दोस्तों। आज आपके बीच आई दृष्टि मैगज़ीन के पार्ट 3 को लेकर आए हैं। इसमें हम भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में देखेंगे कि आज के समय में जितने तेज़ी से विश्व का पॉलिटिक्स बदल रहा है, उस परिप्रेक्ष्य में ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। हाल ही में इजराइल ईरान युद्ध, इससे पहले भारत पाकिस्तान युद्ध और वर्षों से चले आ रहा है रसिया यूक्रेन युद्ध भारत का उनके संबंधों पर क्या प्रभाव डाल रहे हैं, इसके बारे में जानेंगे। हथियारों के युद्ध के अलावा एक और युद्ध, ट्रेड वॉर भी चल रहा है इस टाइम। अमेरिका, चीन, रसिया, ब्रिटेन, भारत, जितने भी बड़े देश हैं या जिनकी ट्रेड में परसेंटेज ज़्यादा है, भागीदारी ज़्यादा है, वो एक ट्रेड वॉर भी चला रहे हैं। इसमें आपने अभी सुना ही होगा कि इंडिया पर 1 अगस्त से यूएसए ने 25% का टैरिफ लगा दिया है। आइए इसी के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं और इसके अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के पहले भाग अंतर्राष्ट्रीय संबंध को जानेंगे, जिसमें आपका पहला देश है क्रोएशिया। तो भारत और क्रोएशिया के क्या संबंध है, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि क्रोएशिया का राजधानी क्या है। तो क्रोएशिया की राजधानी जाग्रेब है और ये टॉपिक से लगभग हर साल पीसीएस में क्वेश्चन पूछते जाते हैं। ये टॉपिक पीसीएस यूपीएससी दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, हर साल इससे सवाल बनते हैं। तो आइए देखते हैं। तो क्रोएशिया की राजधानी जो है वो कहाँ है, जाग्रेब है। क्रोएशिया के वर्तमान प्रधानमंत्री जो हैं आपके आंद्रेज प्लेंकोविच, उनके निमंत्रण पे 18 जून 2025 को क्रोएशिया की आधिकारिक यात्रा की किसने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो क्रोएशिया की यात्रा पे कौन गया था, तो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। ये उनकी क्रोएशिया की पहली यात्रा थी। ये उनकी क्रोएशिया की जो थी पहली यात्रा थी, ये ध्यान देने योग्य है। क्रोएशिया को मध्य एवं दक्षिण पूर्व यूरोप में भारत के प्रवेश द्वार के रूप में विकसित करने की संभावना पर सहमति व्यक्त की गई है। इससे ये पता चल गया कि क्रोएशिया जो है ये आपके यूरोप का एक भाग है। यूरोप में ये आपकी इटली है, इटली से यहाँ से आपका लगभग ये वाला हिस्सा जो है वो क्रोएशिया का है। अभी हम मैप में भी देखें, जो भी देश हम यहाँ पढ़ेंगे उसको हम विश्व के मैप पे भी देखेंगे कि वो कहाँ उपस्थित हैं विश्व के मैप पे। अब आगे देखेंगे तो भारत मध्यपूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे की भूमिका पर भी इसमें जोर दिया गया। तो क्रोएशिया में बहुत कुछ खास नहीं हुआ। सबसे इसमें याद रखने योग्य है कि इसकी राजधानी जो है वो जाग्रेब है। ये भारत के प्रधानमंत्री की पहली यात्रा थी यहाँ। और क्रोएशिया जो क्रोएशिया है वो मध्य एवं दक्षिण पूर्व यूरोप में भारत के प्रवेश द्वार के रूप में विकसित करने की संभावना पर व्यक्त की गई है। अब अगला आया आपका भारत साइप्रस। भारत साइप्रस, तो साइप्रस की राजधानी कहाँ है, तो निकोसिया। साइप्रस की राजधानी कहाँ है, निकोसिया है। यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जून 2025 में ही अभी वहाँ की यात्रा की थी। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडुलाइडेस, वहाँ के राष्ट्रपति कौन है, निकोस क्रिस्टोडुलाइडेस के निमंत्रण पे ये यात्रा हुई। यहाँ पे वर्ष 1964 में भारतीय सेना साइप्रस में संयुक्त राष्ट्र शांति सेना का हिस्सा रही है, जहाँ 3 भारतीय जनरल कमांडर भी रहे हैं। तो मतलब साइप्रस से हमारा पहले से ही संबंध अच्छे हैं। ये भारत पहला यात्रा नहीं था मोदी जी का। एक और अगला ये जानेंगे इसमें कि साइप्रस ने अपने को यूरोप में भारत के गेटवे या प्रवेश द्वार के रूप में पेश किया है। अभी हमने देखा कि क्रोएशिया को भी भारत के प्रवेश द्वार के रूप में विकसित करने की बात की गई, और यहाँ पे साइप्रस ने भी यूरोप में भारत के गेटवे या प्रवेश द्वार के रूप में पेश किया है, क्योंकि ये मेडिटेरियन सी में ही पाया जाता है। कुछ इस जगह पे मेडिटेरियन सी में इस जगह पे पाया जाता है साइप्रस। यहाँ की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साइप्रस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकारियोस थर्ड प्रदान किया गया है। मोदी जी को, हमारे जो भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, इनको कई सारे देशों से कई सारे वहाँ के नागरिक सम्मान प्राप्त हुए हैं, जिसका एक अलग से भी हम वीडियो बनाएंगे, जिसमें आपको सारे
सर्वोच्च नागरिक सम्मान एक जगह पे मिलेंगे। पहले यहाँ पे सिर्फ ये याद रख लेते हैं कि साइप्रस ने क्या दिया है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकारियस थर्ड। अगला देश है हमारा पराग्वे। तो भारत और पराग्वे के क्या संबंध है, इसको देखते हैं। भारत पराग्वे में सबसे पहले इसकी राजधानी देख लेते हैं। तो इसकी राजधानी है असुनसियोन। क्या राजधानी है? असुनसियोन। तो 2 से 4 जून 2025 के मध्य पराग्वे के राष्ट्रपति सेंटियागो पेना पहली बार भारत आए। अभी तक 2 देशों में क्या हुआ कि भारत के प्रधानमंत्री विदेशों में गए। अब क्या है कि पराग्वे के जो राष्ट्रपति हैं सेंटियागो पेना, वे भारत आए। पराग्वे के राष्ट्रपति सेंटियागो पेना पहली बार भारत आए। 2 जून 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पराग्वे के राष्ट्रपति ने नई दिल्ली में स्थित हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय यात्रा की। कहाँ द्विपक्षीय वार्ता हुई? तो हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय वार्ता हुई। किसके किसके बीच में? नरेंद्र मोदी और सेंटियागो पेना के बीच में। दोनों पक्षों ने भारत मार्कोसूर अधिमान्य व्यापार समझौते के तहत मौजूदा व्यापार संबंधों को मजबूत करने और विस्तारित करने में अपनी रुचि का उल्लेख किया। पीटीए जो होता है, प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, सबसे पहले यही होता है किसी भी देशों के बीच में यदि कोई व्यापारिक समझौता होता है तो पीटीए होता है, एफटीए होता है, सीसीए, कई सारे व्यापारिक समझौते होते हैं। जिसमें एफटीए जो होता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इसमें आपको व्यापार में एकदम छूट दी जाती है, 0% उस पर टैक्स लगाया जाता है। पीटीए में प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है, मतलब इसमें कुछ छूट दी जाती है। अब आगे हम देखेंगे कि इन दोनों का जो है, अब इसमें थोड़ा सा ये रह गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के 100वें सदस्य के रूप में पराग्वे को सदस्य बनाया। कौन से रूप में? 100वें सदस्य के रूप में। और वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन के संस्थापक सदस्य के रूप में भी पराग्वे को शामिल होने का स्वागत किया। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन क्या है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ये भारत ने ही शुरू किया था फ्रांस के मदद से। भारत और फ्रांस ने इसको शुरू किया था साथ में मिलके, जिसके 100वें सदस्य के रूप में कौन सदस्य बना है? तो आपका पराग्वे है। अब इन तीनों को, यानी कि पराग्वे, क्रोएशिया और साइप्रस को हम मैप में देख लेते हैं कि ये मैप में कहाँ उपस्थित हैं। तो क्रोएशिया आपको बताया था कि यूरोप का इसको प्रवेश द्वार के रूप में मनाया गया है, कि ऐसा माना जा रहा है कि यूरोप का ये प्रवेश द्वार है। कौन? क्रोएशिया। ये कहाँ उपस्थित है? तो ये आपका मेडिटेरियन सी है। ये क्या है? मेडिटेरियन सी है। और ये आपकी इटली है, और इटली के जस्ट बगल में यहाँ पे क्या है? आपका क्रोएशिया। क्या है? क्रोएशिया है आपका इटली के बगल में। फिर यहीं आपके जस्ट बगल में नीचे मेडिटेरियन सी के अंदर ही क्या है? तो आपका साइप्रस है। यहाँ पे क्या है? साइप्रस है, मेडिटेरियन सी के अंदर ही। अब हम पराग्वे को देखेंगे। तो पराग्वे आपका दक्षिणी अमेरिका में, पराग्वे ये आपका साउथ अमेरिका है। तो साउथ अमेरिका में इस जगह पे पराग्वे है। ये जो जगह है ये आपका क्या है? पराग्वे है। ठीक है, इसको हमने देख लिया। अब आगे हम चलते हैं अगले देश पे। तो अगला देश है आपका भारत और अंगोला। अगला देश है भारत और अंगोला। अंगोला की राजधानी कहाँ है? लुआंडा। अंगोला की राजधानी लुआंडा है। दोनों देशों के बीच वर्ष 1985 में औपचारिक राजनयिक संबंध स्थापित हुए थे। तब से इनके राजनयिक संबंध चल रहे हैं भारत और अंगोला के। और भारत अंगोला अपने राजनयिक संबंधों के 40 वर्ष पूरे होने की उत्सव भी मना रहे हैं। इस उपलक्ष्य में अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ मैनुएल गोंसाल्वेस, अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ मैनुएल गोंसाल्वेस 1 से 4 मई 2025 के मध्य भारत की राजकीय यात्रा पर रहे। अंगोला के राष्ट्रपति जी जो हैं वो
मई 2025 में भारत की राजकीय यात्रा पे आए थे। इस बीच कई सारे समझौता ज्ञापन भी हुए, जैसे आयुर्वेद एवं पारंपरिक चिकित्सा पे, कृषि पे और संस्कृति के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग कार्यक्रम शुरू हुए। इस दौरान अंगोला ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए और आईएसए का 123वां सदस्य बना। अंगोला आईएसए यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस के 123वें सदस्य के रूप में हस्ताक्षर किए। किसने? अंगोला ने। 100वें सदस्य कौन था? तो 100वां सदस्य आपका पराग्वे था। 100वां सदस्य पराग्वे था। कमेंट में बताइए कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस को किसने शुरू किया था, किन किन देशों के बीच समझौते से ये शुरू हुआ था। अंगोला के जो राष्ट्रपति हैं वो वर्तमान में अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष हैं। तो यहाँ से एक सवाल बनता है कि अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष कौन हैं? तो आपके अंगोला के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं जोआओ मैनुएल गोंसाल्वेस, ये आपके अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष भी हैं और अंगोला के राष्ट्रपति भी हैं। अब अगला हम देखेंगे भारत चिली संबंध। तो चिली की राजधानी क्या है? सैंटियागो। चिली की राजधानी क्या है? तो सैंटियागो में है। भारत और चिली के बीच वर्ष 1949 में राजनयिक संबंध स्थापित हुए थे। कब स्थापित हुए थे? 1949 में। 1949 में स्थापित हुए थे। मार्च अप्रैल 2019 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने चिली की राजकीय यात्रा की थी, जहां खनन, संस्कृति और दिव्यांग जन सशक्तिकरण के क्षेत्र में कुछ समझौते ज्ञापन हुए थे। इसके बाद अब हम आगे देखेंगे कि इनके बीच और क्या क्या कुछ इम्पोर्टेंट जो वार्ताएं हुई, समझौता हुआ, उनके बारे में देख लेंगे जो इम्पोर्टेंट है। ऐसा तो बहुत सारी हुई थी लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट देख लेते हैं कि अंटार्कटिक सहयोग पर आशय पत्र। अंटार्कटिक साउथ अमेरिका के जस्ट नीचे ही उपस्थित है अंटार्कटिक। उस पर कई सारे शोध भी चल रहे हैं, कई सारे देश मिलकर शोध कर रहे हैं। तो उसमें उसके सहयोग पे किसके साथ? चिली के साथ हमारा समझौता हुआ। अगला है भारत चिली सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम। दोनों देशों के सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए भी समझौता हुआ। राष्ट्रीय आपदा निवारण एवं प्रतिक्रिया सेवा और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के बीच आपदा प्रबंधन पर भी समझौता ज्ञापन हुआ। दोनों देशों के जो राष्ट्रीय आपदा के जो एजेंसियां हैं उनके बीच भी आपदा प्रबंधन को लेकर समझौता ज्ञापन हुआ। अप्रैल 2025 में दोनों देशों ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA पर बातचीत करने के लिए एक रूपरेखा तैयार किया और उस पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, ये हमने देख लिया चिली का। अगला देश है हमारा थाईलैंड। अगला देश है थाईलैंड। तो थाईलैंड की राजधानी क्या है? बैंकॉक। थाईलैंड की राजधानी क्या है? बैंकॉक है। भारत थाईलैंड के आधुनिक राजनयिक संबंध वर्ष 1947 में स्थापित हुए और वर्ष 2022 में उनकी 75वीं वर्षगांठ मनाई गई। 1947 में स्थापित हुआ राजनयिक संबंध और 75वीं वर्षगांठ 2022 में मनाई गई। इस अवसर पे थाईलैंड के प्रधानमंत्री पैंतो गटार्न सिनावात्रा के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 से 4 अप्रैल 2025 के मध्य थाईलैंड की यात्रा पर रहे। इस बार यात्रा पे कौन गए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। कहाँ की यात्रा पे गए? थाईलैंड की यात्रा पे। वहाँ के प्रधानमंत्री ने सिनावात्रा जी ने उनको आमंत्रित किया था। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की थाईलैंड की तीसरी यात्रा रही। मोदी जी की ये थाईलैंड की तीसरी यात्रा रही। यहाँ पे कुछ समझौते हुए जिसमें इम्पोर्टेंट है आपका कि लोथल जो है, जो कि एक आपका सिंधु घाटी सभ्यता की बहुत ही इम्पोर्टेंट साइट है। यहाँ पे उस समय का बंदरगाह भी था। आज भी लोथल पे बंदरगाह और ये बंदरगाह आपका सिंधु घाटी सभ्यता की बहुत ही इम्पोर्टेंट साइट थी। तो एक हिस्ट्री की भी ये क्वेश्चन हो गया। तो लोथल गुजरात में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास के लिए समझौता ज्ञापन हुआ। किसके किसके बीच में? तो भारत और थाईलैंड के बीच में लोथल गुजरात के राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास के लिए समझौता ज्ञापन हुआ। अब अगला है
भारत श्रीलंका संबंध, भारत और श्रीलंका के बीच में कैसा संबंध है इसको देखेंगे। श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश है, ये अगर हमारा भारत है तो यही आपको ये श्रीलंका मिल जाएगा। यहाँ पे ये क्या है, श्रीलंका। इसकी राजधानी है श्री जयवर्धनपुरा। इसकी राजधानी क्या है, श्री जयवर्धनपुरा। भारत पड़ोसी देश के रूप में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट संबंध रखता है श्रीलंका के साथ। भारत की एक नीति है पड़ोसी प्रथम नीति। भारत एक नीति चला रहा है, पड़ोसी प्रथम नीति। इसके तहत श्रीलंका का एक प्रमुख स्थान रखता है। श्रीलंका के साथ हमारे संबंध पिछले कुछ समय से अच्छे ही चल रहे हैं। अभी पिछले समय में श्रीलंका में कुछ राजनीतिक उथल पुथल भी हुई थी, जिसके बाद अभी जो उनके राष्ट्रपति बने अनुराग कुमारा दिसानायके जी 2024 में, और उन्होंने दिसंबर 2024 में अपनी प्रथम राजकीय विदेशी यात्रा के रूप में कहाँ आए थे, वो भारत आए थे। इसके बाद अभी अप्रैल 2025 के मध्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी श्रीलंका की राजकीय यात्रा पे रहे। इससे पूर्व उन्होंने 2019 में भी श्रीलंका का दौरा किया था। इसके बीच में इन दौरों में भारत और श्रीलंका के बीच में कुछ समझौते ज्ञापन हुए, कुछ 7 समझौते ज्ञापन हुए हस्ताक्षरित, जिसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट देख लेंगे। तो दोनों के बीच में कुछ रक्षा सहयोग पे समझौता हुआ। फिर एक आपका त्रिंकोमाली को ऊर्जा केंद्र के रूप में विकसित करने में सहयोग के लिए भारत सरकार, श्रीलंका सरकार और संयुक्त अरब सरकार के मध्य समझौता ज्ञापन हुआ। कौन सा, त्रिंकोमाली। त्रिंकोमाली क्या है, एक ऊर्जा केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए सहयोग के लिए श्रीलंका, भारत और संयुक्त अरब के बीच में ये समझौता ज्ञापन हुआ। इस दौरान श्रीलंका के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रीलंका मित्र विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया। किस पुरस्कार से, श्रीलंका मित्र विभूषण पुरस्कार से प्रधानमंत्री जी को सम्मानित किया वहाँ के राष्ट्रपति ने। यह सम्मान पाने वाले ये प्रथम भारतीय नेता है। यह सम्मान पाने वाले मोदी जी पहले भारतीय नेता हैं जिस सम्मान से, कौन सा सम्मान, श्रीलंका मित्र विभूषण से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया। अब हम देख लेंगे कि चिली, अंगोला और थाईलैंड तथा श्रीलंका विश्व मैप पर कहाँ उपस्थित है। तो चिली आपका ये रहा, चिली साउथ अमेरिका में इस किनारे पे, साउथ अमेरिका के इस किनारे पे उपस्थित है। कहाँ, ये है आपका चिली, ये रहा आपका चिली। ये है आपका अफ्रीका, अफ्रीका में अंगोला आपका इस जगह पे उपस्थित है। कहाँ उपस्थित है, इस जगह पे अंगोला है अफ्रीका में। तो सबसे बड़ी बात कि अंगोला कहाँ है, अफ्रीका में है। चिली कहाँ है, तो आपके साउथ अमेरिका में। कहाँ है, साउथ अमेरिका में। थाईलैंड आपका एशिया में है, एशिया में इस जगह पे आपका थाईलैंड है। श्रीलंका तो भारत के जस्ट नीचे ही है, पड़ोसी देश है एक श्रीलंका, ये हमने देख लिया। तो चिली साउथ अमेरिका, अंगोला अफ्रीका, थाईलैंड एशिया और श्रीलंका भी एशिया में ही है, भारत का पड़ोसी देश। अब आगे हम देखेंगे भारत न्यूजीलैंड संबंध। तो न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ है, वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। तो भारत न्यूजीलैंड के बीच जो राजनयिक संबंध है वो 1952 में शुरू हुई थी। कब शुरू हुई थी, 1952 में शुरू हुई थी। और भारत की वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यूजीलैंड का दौरा किया था अगस्त 2024 में। अगस्त 2024 में भारत की वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने न्यूजीलैंड का दौरा किया था। इस समय वर्तमान में मार्च 2025 में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन, कौन, क्रिस्टोफर लक्सन भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहे। प्रधानमंत्री के रूप में उनकी पहली यात्रा थी भारत की। किसकी, क्रिस्टोफर लक्सन की भारत की पहली आधिकारिक यात्रा थी। इस बीच दोनों देशों के बीच में कुछ समझौते ज्ञापन हुए। इसमें भारत के रक्षा मंत्रालय और न्यूजीलैंड की रक्षा मंत्रालय के बीच कुछ रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन हुआ कृषि मंत्रालय के रूप में, और केंद्र के जो उनके वो होते हैं, क्या कहते हैं आपके, कर
टैक्स वाली जो समझौते होते हैं, भारत के केंद्रीय प्रत्यक्ष कर अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, जिसको CBIC बोलते हैं, उसके और न्यूजीलैंड सीमा शुल्क सेवा के बीच में कुछ आर्थिक ऑपरेटर समझौता भी हुआ। इसी दौरान न्यूजीलैंड इंडो पैसिफिक महासागरों की पहल में भी शामिल हुआ। इंडो पैसिफिक महासागर की पहल में आपसे पहले से इंडो पैसिफिक में कौन कौन से हैं, तो भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड का पड़ोसी देश, जापान है और USA है। ये प्रमुख भागीदार हैं। इसमें न्यूजीलैंड को भी शामिल किया गया है। ठीक है, अब अगला देखेंगे, भारत मॉरिशस संबंध कैसे हैं। पिछले कुछ समय से मॉरिशस के साथ कुछ संबंध अच्छा ही चल रहा है हमारा, लगभग शुरू से ही मॉरिशस से संबंध अच्छा रहा है। मॉरिशस की राजधानी जो है वो पोर्ट लुइस है। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है और मॉरिशस और भारत के संबंध निकटतम सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रिश्तों पर आधारित है। मॉरिशस की जो आबादी है उसमें 70% से अधिक आबादी भारतीय मूल की है। मतलब मॉरिशस जो देश है उसमें 70% से अधिक जनसंख्या किसकी है, भारतीयों की है, जो कि अब भारतीय नहीं है लेकिन भारतीय मूल के रहे हैं। मतलब कि भारत के रहने वाले लोग वहाँ पे 70% से ज़्यादा रहते हैं। मॉरिशस को अक्सर हिंद महासागर में भारत का द्वार कहा जाता है। मॉरिशस को हिंद महासागर का भारत का द्वार कहा जाता है। यह ऐसा देश है जहाँ से हमारे संपर्क नियमित रहे हैं, लगभग हमेशा से ही संबंध अच्छे रहे हैं। यहाँ के सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी कि मॉरिशस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन प्रदान किया गया। किसको? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन प्रदान किया गया। ये सम्मान पाने वाले ये पहले भारतीय नेता हैं। ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय नेता कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये सम्मान दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस के राष्ट्रपति धर्मवीर गोकुल और उनकी पत्नी बृंदा गोकुल को ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड प्रदान किया। OCI एक सिटीजन कार्ड होता है जो भारत द्वारा दूसरों को नागरिकता देने का एक शुरुआत माना जा सकता है, इससे दिया जाता है। अगला है भारत संयुक्त राज्य अमेरिका संबंध। भारत का USA से कैसा संबंध है, तो इसके इतिहास को पहले जान लेते हैं। तो भारत का शुरुआती दौर में यानी कि भारत जब आज़ाद हुआ था उस समय अमेरिका से कुछ संबंध अच्छे नहीं रहे। उस समय अमेरिका पाकिस्तान को सपोर्ट करता था और रूस भारत को सपोर्ट करता था। इस वजह से, क्योंकि वो उस समय जो कोल्ड वॉर चल रहा था जिसमें रूस और अमेरिका एक दो पक्ष थे जो कि पूरी दुनिया को दो पक्षों में बांटना चाहते थे। तो चूंकि रूस ने भारत को सपोर्ट किया, इस वजह से अमेरिका ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया। पर धीरे धीरे पॉलिटिकल थ्योरी बदली और पॉलिटिकल सपोर्ट बदले देशों के, और अमेरिका भारत के साथ कुछ संबंध बेहतर करने के प्रयास में लगा। और वर्तमान में क्या अमेरिका एक ऐसा देश है जिसमें आप कभी ये नहीं कह सकते कि उसके साथ संबंध अच्छे हैं। कभी अच्छे होते हैं, कब खराब हो जाएंगे। अभी कल का न्यूज़ था कि उसने 25% टैरिफ लगा दिया भारत पे। अब 1 अगस्त से भारत को 25% टैरिफ देना पड़ेगा। तो अमेरिका एक ऐसा देश है जिससे संबंध हमेशा ही पेंडुलम जैसे रहे हैं, आगे पीछे होते रहे, कभी अच्छे कभी खराब, ऐसे संबंध चलते रहे। तो 13 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी USA की यात्रा पर रहे। राष्ट्रपति ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के बाद प्रधानमंत्री की ये पहली अमेरिकी यात्रा थी। प्रधानमंत्री की पहली अमेरिका यात्रा थी ये। ट्रंप के शपथ ग्रहण के बाद ट्रंप का ये दूसरा टर्म था जिसमें वो राष्ट्रपति बने। दोनों नेताओं ने 21वीं सदी के लिए संयुक्त रूप से अमेरिका भारत समझौते का शुभारंभ किया। 21वीं सदी के लिए संयुक्त रूप से अमेरिका और भारत ने समझौते का शुभारंभ किया।
इन दोनों नेताओं ने इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के मद्देनज़र वर्ष 2025 के अंत तक पारस्परिक रूप से लाभकारी बहुक्षेत्रीय द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले चरण पर बातचीत करने की भी योजना की घोषणा की। अमेरिका का मानना था कि भारत को भी कुछ टैक्स कम करने चाहिए यूएसए के सामान पे, जिससे अमेरिका टैक्स नहीं लगाता भारत के सामानों पे, कम टैक्स लगाता है। वैसे भी अगर भारत चाहता है कि अमेरिका उसके सामानों पे टैक्स ना लगाए, तो भारत को भी अमेरिकी सामानों पे टैक्स कम करने की ज़रूरत है, जो कि हमारे व्यापारिक हितों के विरुद्ध था। इसलिए भारत सरकार ने इस पे नहीं माना, भारत सरकार ने इस समझौते को नहीं माना, और जिसकी रिज़ल्ट ये मिला हमें कि 25% टैरिफ का ऐलान कर चुका है यूएसए। अब आगे देखते हैं। तो दोनों नेताओं ने 21वीं सदी के अमेरिकी भारत प्रमुख रक्षा साझेदारी के लिए एक नई 10 वर्षीय रूपरेखा को अंतिम रूप देने की योजना की घोषणा की। यानी कि एक रक्षा समझौते पे हस्ताक्षर हुआ जो 10 वर्षों के लिए था। दोनों नेताओं ने ट्रस्ट पहल की शुरुआत की। किस पहल की? ट्रस्ट पहल की। तो सवाल बनेगा कि ट्रस्ट पहल की शुरुआत किसने की? तो भारत और अमेरिका ने शुरुआत की, जिसमें ट्रंप और मोदी जी ने अपनी सहभागिता की। और ये किसके लिए? तो उभरती प्रौद्योगिकी के सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए ये ट्रस्ट पहल की शुरुआत की गई। ट्रस्ट पहल से अर्थ है कि रणनीतिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करके संबंधों में परिवर्तन लाना। यानी कि दोनों देशों की जो इंडस्ट्रीज हैं उनमें उनका प्रयोग करके आपसी संबंधों को बेहतर करने के लिए ट्रस्ट पहल को लाया गया। उन्होंने इंडस इनोवेशन की भी शुरुआत की। किसने? यूएसए और इंडिया ने इंडस इनोवेशन की भी शुरुआत की। ठीक है। इसका लक्ष्य अंतरिक्ष, ऊर्जा और अन्य उभरती प्रौद्योगिकियों पर ध्यान केंद्रित करना है। इसका लक्ष्य क्या है? कि अंतरिक्ष, ऊर्जा और अन्य उभरती प्रौद्योगिकियों पर ध्यान केंद्रित करना है। अब हम इन देशों को मैप पे देख लेते हैं। तो ये यूएसए आपका नॉर्थ अमेरिका, यूएसए नॉर्थ अमेरिका में आता है। ये आपका यूएसए की बाउंड्री रही। इसके ऊपर आपको कनाडा मिलेगा और नीचे मैक्सिको। नीचे क्या है? मैक्सिको है, ऊपर कनाडा है, बीच में आपका यूएसए है। मॉरिशस आपका ये है यहाँ पे हिंद महासागर में। कहाँ है? हिंद महासागर में मॉरिशस रहा आपका ये। ठीक है। और न्यूजीलैंड, ये पूरा न्यूजीलैंड रहा, ये पूरा न्यूजीलैंड रहा आपका। प्रशांत महासागर में पड़ेगा न्यूजीलैंड। ठीक है। प्रशांत महासागर में न्यूजीलैंड है। ऑस्ट्रेलिया के बगल में ये आपका ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया के बगल में आपका ये न्यूजीलैंड है। ये आपका मॉरिशस है। और यूएसए हमने देख लिया, अमेरिका। अब आगे बढ़ते हैं कि भारत नाइजीरिया संबंध कैसे हैं, इसको देखते हैं। भारत नाइजीरिया संबंध। तो नाइजीरिया की राजधानी जो है वो अबूजा है। नाइजीरिया की जो राजधानी है वो कहाँ है? अबूजा है। 16 से 17 नवंबर 2024 के मध्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबूजा नाइजीरिया की राजकीय यात्रा संपन्न की। यानी कि राजकीय यात्रा पे कौन गया था? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाइजीरिया की राजधानी अबूजा की आधिकारिक यात्रा संपन्न की। यह विगत 17 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की प्रथम नाइजीरिया यात्रा थी। यानी कि आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यात्रा संपन्न की, इससे पूर्व 17 वर्षों पूर्व ही इस यात्रा पे कोई प्रधानमंत्री गया था। इस यात्रा के दौरान नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद टिनिबू वहाँ के क्या है? राष्ट्रपति हैं नाइजीरिया के। उन्होंने बोला कि भारतीय प्रधानमंत्री को नाइजीरिया के राष्ट्रीय अवार्ड ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर से सम्मानित किया। राष्ट्रपति बोला अहमद टिनिबू ने प्रधानमंत्री जी को ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर से सम्मानित किया। ये वहाँ का राष्ट्रीय अवार्ड है। कहाँ का? नाइजीरिया का। तो ये सब चीज़ें याद करने के लिए ज़रूरी हैं, क्योंकि इतने सारे अवार्ड और इतने सारे सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिल चुके हैं मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी को, कि उनको याद रखना इसलिए ज़रूरी है कि मिलान में दे सकता है कि एक तरफ ये अवार्ड्स के नाम दिए हों, दूसरी तरफ देश के नाम दिए हों कि कौन से देश ने कौन सा अवार्ड दिया। इसका एक अलग से हम वीडियो भी बनाने वाले हैं। जल्द ही आपके बीच ये वीडियो आ जाएगा। अगला देखेंगे हम। अगला देश है हमारा गुयाना।
अगला देश है गुयाना। ये भी एक आपका साउथ अमेरिका का देश है। गुयाना आपका साउथ अमेरिका का देश है। और जो नाइजीरिया हमने देखा था ये आपका अफ्रीका का देश है। नाइजीरिया अफ्रीका का देश है और गुयाना जो है वो आपका साउथ अमेरिका का देश है। तो गुयाना की जो राजधानी है वो कहाँ है? जॉर्ज टाउन। गुयाना की राजधानी क्या है? जॉर्ज टाउन है। 19 से 21 नवंबर 2024 के मध्य प्रधानमंत्री मोदी ने गुयाना की राजकीय यात्रा संपन्न की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुयाना की राजकीय यात्रा संपन्न की। वर्ष 1968 के बाद से किसी भारतीय प्रधानमंत्री की प्रथम गुयाना यात्रा थी। मतलब गुयाना गए कोई प्रधानमंत्री लास्ट कब गए थे? 1968 में गए थे। उसके बाद से कोई भी प्रधानमंत्री, भारतीय प्रधानमंत्री गुयाना की यात्रा नहीं की थी। वर्ष 2023 में गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली ने भारत की यात्रा की थी। वर्ष 2023 में गुयाना के राष्ट्रपति जो थे मोहम्मद इरफान अली, उन्होंने भारत की यात्रा की थी। श्री अली ने इंदौर मध्य प्रदेश में आयोजित 17वें प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया था। प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को मनाया जाता है। इसका इतिहास देख लेते हैं। तो 9 जनवरी 1915 को गांधी जी अफ्रीका से भारत लौटे थे। गांधी जी अफ्रीका से भारत लौटे थे और इसी उपलक्ष्य में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, क्योंकि उस समय लगभग 22 से 23 वर्षों तक गांधी जी ने अफ्रीका में अपना समय व्यतीत किया था और उसके बाद वो भारत लौटे थे। तो इसलिए प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में उसको मनाया जाता है। कब? 9 जनवरी को। ये कब हुआ था? 1915 में गांधी जी के आने के उपलक्ष्य में हुआ था। ठीक है। जॉर्ज टाउन गुयाना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन में प्रतिभाग लिया। मतलब एक कैरिकॉम शिखर सम्मेलन है, जो कि अफ्रीकियाई और कैरिबियाई देशों के बीच में होता है। तो देखेंगे इसमें कि 20 नवंबर 2024 को जॉर्ज टाउन गुयाना में दूसरा भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन हुआ। इस शिखर सम्मेलन में कैरिबियाई समुदाय के राष्ट्राध्यक्ष एवं शासनाध्यक्ष और भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने भाग लिया। यानी कि ये कैरिबियाई समुदाय का एक सम्मेलन होता है जिसको कैरिकॉम नाम दिया गया है। इस शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया और शासनाध्यक्षों के सम्मेलन के अध्यक्ष डिस्कॉन मिशेल द्वारा की गई। ठीक है। अब अगला देखेंगे हम, भारत सिंगापुर संबंध कैसे हैं। तो भारत सिंगापुर, तो सिंगापुर की राजधानी उसकी सिंगापुर शहर को सिंगापुर का राजधानी माना जाता है। सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोक के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 से 5 सितंबर 2024 को सिंगापुर की आधिकारिक यात्रा संपन्न की। कब? 2024 की सिंगापुर की आधिकारिक यात्रा संपन्न की थी मोदी जी ने। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5वीं सिंगापुर की यात्रा थी। कौन सी थी? 5वें नंबर की सिंगापुर की यात्रा थी। सिंगापुर आसियान में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है और यह प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का भी एक प्रमुख स्रोत है। यानी कि एफडीआई में भी सबसे ज़्यादा किसका निवेश है? तो सिंगापुर का। यानी कि भारत, अगर कहा जाए कि भारत में एफडीआई सबसे ज़्यादा कौन से देश से आता है, तो वो है आपका सिंगापुर है। और भारत का सबसे बड़ा आसियान में, यानी कि आसियान जो देश है, आसियान एक समूह है, उस देश में सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन सा है? तो आपका सिंगापुर है। एफडीआई में पहला कौन सा है आपका? एफडीआई में भी आपका सिंगापुर है, दूसरे पे मॉरिशस है और तीसरे पे यूएसए है। तो पहले पे एफडीआई में कौन है? सिंगापुर, मॉरिशस और यूएसए। ठीक है, ये हमने देख लिया। और विश्व में अगर देखा जाए, जैसे कि आसियान में सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार जैसे हमारा सिंगापुर है, वैसे अगर विश्व में सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देखा जाए तो वो है आपका यूएसए। वो कौन सा है? यूएसए है, जिसमें 131.84 बिलियन डॉलर का व्यापारिक भागीदार है हमारा। अब हम देख लेंगे जो अभी देश देखे थे उनको मैप पे देखते हैं। तो नाइजीरिया आपका कहाँ है? ये है आपका अफ्रीका और ये है नाइजीरिया। इस जगह पे आपका नाइजीरिया है। ये आपका अटलांटिक महासागर है। ये पूरा क्या है? आपका अटलांटिक महासागर है।
और अटलांटिक महासागर के किनारे ही अफ्रीका में नाइजीरिया है। ठीक है, अटलांटिक महासागर के किनारे ही अफ्रीका में नाइजीरिया है। इसके बाद ये रहा आपका गुयाना, ये कहाँ है? नॉर्थ अमेरिका में। इस जगह पे क्या है? गुयाना है, नॉर्थ अमेरिका में। सिंगापुर आपका देख लेंगे तो आपके एशिया में ही इस जगह पे सिंगापुर पड़ता है। ये छोटी सी जो बिंदु है ये आपका सिंगापुर माना जाता है। ठीक है, ये इंडोनेशिया, मलेशिया और इन सब के बीच में एक छोटा सा देश आपका है सिंगापुर। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं अगले देश पे। तो हमारा अगला देश है वो है ब्रुनेई। अगला देश कौन सा है? ब्रुनेई है। तो हम देखेंगे कि भारत और ब्रुनेई के संबंध कैसे हैं। तो ब्रुनेई का जो राजधानी है वो है आपका बांदर सेरी बेगावन। बांदर सेरी बेगावन ब्रुनेई की राजधानी। 3 से 4 सितंबर 2024 के मध्य ब्रुनेई के जो सुल्तान हैं हाजी हसनल बोल्किया के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रुनेई की यात्रा संपन्न की। वहाँ के सुल्तान, ब्रुनेई के सुल्तान हाजी हसनल ने मोदी जी को आमंत्रित किया, जिसके निमंत्रण पे मोदी जी ने वहाँ की यात्रा की। यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ब्रुनेई की जो पहली द्विपक्षीय यात्रा थी। किसी भी प्रधानमंत्री द्वारा ब्रुनेई की पहली द्विपक्षीय यात्रा थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह ब्रुनेई यात्रा वर्ष 2024 में दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 40वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित की गई थी। इस यात्रा के दौरान बांदर सेरी बेगावन में स्थित उमर अली सैफुद्दीन मस्जिद का भी प्रधानमंत्री ने दौरा किया। उमर अली सैफुद्दीन मस्जिद का भी प्रधानमंत्री ने दौरा किया। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच उपग्रह और प्रक्षेपण यानों के लिए टेलीमेट्री ट्रैकिंग और टेली कमांड स्टेशन के संचालन में सहयोग पर हस्ताक्षर हुआ। टेलीमेट्री ट्रैकिंग और टेली कमांड स्टेशन के लिए। ठीक है, इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के नेताओं ने बांदर सेरी बेगावन और चेन्नई के बीच सीधी उड़ान प्रारंभ किए जाने का स्वागत किया। यानी कि वहाँ की राजधानी जो ब्रुनेई है, वहाँ की राजधानी और भारत के चेन्नई के बीच एक सीधी उड़ान डायरेक्ट फ्लाइट की घोषणा की गई, जिसका दोनों देशों ने स्वागत किया। अब अगला है यूक्रेन। यूक्रेन तो पिछले 4-5 सालों से ही, लगभग कोविड के टाइम से ही चर्चा का विषय रहा है, यूक्रेन और रशिया के युद्ध के कारण। इसको देखते हैं तो यूक्रेन की राजधानी कहाँ है? कीव। यूक्रेन की राजधानी कीव है। राजधानी कहाँ है? कीव है। 23 अगस्त 2024 को यूक्रेन की आधिकारिक यात्रा प्रधानमंत्री मोदी जी ने की। इस दौरान उन्होंने राजनयिक संबंधों की जो स्थापना हुई थी 1992 में, उसके पश्चात ये मोदी जी की पहली या किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यूक्रेन की यात्रा थी। किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली यूक्रेन यात्रा थी। इस यात्रा के दौरान वो मैरेंस्की पैलेस भी गए, जहाँ उन्होंने राष्ट्रपति से मुलाकात की। इसके पूर्व 2024 में जून में अपुलिया, इटली में जो G7 का शिखर सम्मेलन हुआ था, इस दौरान भी दोनों नेताओं ने बैठक में भाग लिया था। ऑपरेशन गंगा चलाया था इंडिया ने। जब यूक्रेन और रूस का युद्ध आरंभ हुआ तो उस समय ऑपरेशन गंगा चलाया गया था, जिसमें से 18,000 से अधिक भारतीय नागरिकों को वहाँ से सुरक्षित निकाला गया था। कहाँ से? यूक्रेन से। तो यूक्रेन से बाहर निकालने के लिए कौन सी ऑपरेशन चलाई गई थी? ऑपरेशन गंगा। अभी ईरान और इजराइल से निकालने के लिए वहाँ से भारतीयों को भारत ने एक ऑपरेशन चलाया। वो क्या है? आप कमेंट बॉक्स में बताइए। उल्लेखनीय है कि 15 जून 2024 को स्विट्जरलैंड में यूक्रेन में शांति पर शिखर सम्मेलन में भारत ने भाग लिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के पड़ोसी देश पोलैंड से रेल फोर्स वन नामक ट्रेन से लगभग 10 घंटे की यात्रा के पश्चात कीव पहुंचे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन के पड़ोसी देश पोलैंड से रेल फोर्स वन के नाम एक ट्रेन से लगभग 10 घंटे की आधिकारिक यात्रा के पश्चात
क्यूब पहुंचे थे। ठीक है, कौन से ट्रेन से? रेल फोर्स वन ट्रेन से। ठीक है, अब भारत जो है वो कुछ सांस्कृतिक सहयोग कार्यक्रम पे भी भाग लिया, बहुत सारे उनके बीच हस्ताक्षर भी हुए, चिकित्सा को लेके, कृषि को लेके, उच्च प्रभाव वाली सामुदायिक विकास परियोजनाओं को लेके। तो भारत ने उनको भीष्म क्यूब नामक एक अ, चिकित्सा उत्पाद भी दिया। किसको? यूक्रेन को। तो अब देखते हैं भीष्म क्यूब क्या है। तो 23 अगस्त 2024 को अपनी ऐतिहासिक यूक्रेन यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन सरकार को 4 भीष्म क्यूब प्रदान किए थे। ये क्या है कि घायलों को त्वरित उपचार में मदद करता है। इसमें ये किट होता है एक तरीके का, इसमें मेडिकल से संबंधित सारे सामान उपस्थित होते हैं। भीष्म क्यूब सीमित मात्रा में स्वयं विद्युत एवं ऑक्सीजन उत्पन्न करने में भी सक्षम है। कई बार स्टेटमेंट बन जाते हैं कि भीष्म क्यूब विद्युत और ऑक्सीजन उत्पन्न करने में सक्षम है, तो हाँ बिल्कुल सक्षम है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे कि आरोग्य मैत्री परियोजना का एक ये अंग है। कौन? भीष्म क्यूब। भीष्म क्यूब जो है वो आरोग्य मैत्री परियोजना का एक अंग है। आरोग्य मैत्री आपदा प्रबंधन क्यूब भीष्म इकाइयों जो है, भीष्म इकाइयों को अयोध्या में तैनात किया गया था। अयोध्या में जब श्री राम जन्मभूमि का उद्घाटन हुआ, मंदिर जब बना, तो उसके बाद जो कार्यक्रम हुआ उसमें भीष्म क्यूब को तैनात किया गया था। 17 अगस्त 2024 को भारतीय वायुसेना और भारतीय थल सेना ने 15,000 फीट की ऊंचाई वाले क्षेत्र से भीष्म क्यूब को अपनी तरह का प्रथम पैराड्रॉप अभियान संचालित किया था। तो हमने यहाँ भारत यूक्रेन संबंध भी देख ली। अब हम देख लेंगे कि ब्रुनोई और यूक्रेन कहाँ है। तो यूक्रेन आपका ये रहा यूरोप में, इधर आपका ये रसिया वाला क्षेत्र है, इधर ये आपका रसिया वाला क्षेत्र है, यहीं से रसिया का बॉर्डर होता है। ये है आपका काला सागर। कौन सा? काला सागर है। ये है आपका कैस्पियन सागर। कौन सा? कैस्पियन सागर है ये। और इसी के साथ बाउंड्री बनाते हुए है ये है आपका यूक्रेन। किसके साथ बाउंड्री बनाता है यूक्रेन? तो काला सागर के साथ, ब्लैक सी के साथ यूक्रेन जो है आपका बॉर्डर बनाता है। और इधर आपका ये रूस है जिससे वो बॉर्डर बनाता है, जिसके कारण कुछ क्षेत्रों को लेके इनके बीच युद्ध चल रहा है। ठीक है, ये हमने देख लिया यूक्रेन। अगला है ब्रुनेई। ब्रुनेई आपका ये था आपका मलेशिया, ये आपका मलेशिया वाला क्षेत्र है। यहाँ आपका सिंगापुर था, क्या था? सिंगापुर। और ये भी आपका कुछ मलेशिया का क्षेत्र है। और ये रहा आपका ब्रुनेई, ये एशिया में पड़ता है, आपका एशिया में उपस्थित है। ठीक है, ये हमने ब्रुनेई और यूक्रेन देख ली। अब आगे चलते हैं। अगला है हमारा भारत पोलैंड। अब हम पोलैंड के साथ हमारे क्या संबंध है उसको देखेंगे। तो पोलैंड की जो राजधानी है वो कहाँ है? वारसा। पोलैंड की राजधानी कहाँ है? वारसा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोलैंड की आधिकारिक यात्रा संपन्न की। यह विगत 45 वर्षों के दौरान किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली पोलैंड यात्रा थी। पिछले 45 सालों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने पोलैंड की यात्रा नहीं की, तो ये भारत के प्रधानमंत्री की पहली पोलैंड यात्रा थी पिछले 45 वर्षों में। वर्ष 1979 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने पोलैंड की यात्रा की थी। मोरारजी देसाई ने पोलैंड की यात्रा की थी, उसके बाद किसी भी प्रधानमंत्री ने पोलैंड की यात्रा नहीं की। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने वारसा में डोबरी महाराज स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। यह स्मारक वारसा में गुड महाराज स्क्वायर पर स्थित है। ठीक है, कहाँ? डोबरी महाराज स्मारक पे उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की प्रधानमंत्री जी ने। ठीक है, अगला है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जाम साहब ने पोलैंड के लगभग 1000 बच्चों और महिलाओं को शरण दी थी। अब जाम साहब कौन है? तो जाम साहब दिग्विजय सिंह एक भारतीय प्रवासी थे जो वहाँ रहते थे आपके पोलैंड में। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लगभग 1000 बच्चों और महिलाओं को शरण प्रदान किए थे। इस वजह से उनका एक वहाँ पे प्रतिमा बनाया गया है, जहाँ पे स्मारक स्थल पे मोदी जी गए, हमारे प्रधानमंत्री, और उन्होंने उनको कृतज्ञता व्यक्त की, वहाँ पे जाके अपना जो है सम्मान व्यक्त किया उनके प्रति।
इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री जी ने वारसा में मोंटे कैसीनो युद्ध स्मारक पर भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। मोंटे कैसीनो युद्ध में क्या हुआ था कि पोलैंड, भारत और अन्य देशों के सैनिकों के बलिदान और वीरता को ये याद दिलाता है। जो मोंटे कैसीनो युद्ध स्मारक है, यहाँ पे पोलैंड, भारत और अन्य देशों के सैनिकों के बलिदान और वीरता को याद दिलाया जाता है। ये जो द्वितीय युद्ध के दौरान इटली में मोंटे कैसीनो के प्रसिद्ध युद्ध में यहाँ पे एकजुट होकर जो युद्ध लड़े थे ये सैनिक, उनके याद में स्मारक बनाया गया है। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क के बीच में भी एक बैठक का आयोजन किया गया। दोनों नेताओं ने आपस में द्विपक्षीय वार्ताएं की। कुछ संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर भी वार्ताएं हुई, कुछ समझौते ज्ञापन हुए और उस पर हस्ताक्षर हुए। अगला है हमारा मलेशिया। भारत और मलेशिया के बीच कैसा संबंध है उसको हम देखेंगे। तो मलेशिया की जो राजधानी है वो कहाँ है? कुआलालंपुर इसकी राजधानी है। किसकी? मलेशिया की। मलेशिया के प्रधानमंत्री दातो सेरी अनवर बिन इब्राहिम ने भारत की राजकीय यात्रा संपन्न की। किसने? दातो सेरी अनवर बिन इब्राहिम ने भारत की राजकीय यात्रा संपन्न की। इस यात्रा के दौरान कुछ प्रमुख घोषणाएं की गई। इसमें पहला है कि भारत सरकार द्वारा मलेशिया की 2 लाख मीट्रिक टन गैर बासमती सफ़ेद चावल के एक मुश्त विशेष आवंटन की घोषणा की गई। भारत सरकार जो है वो गैर बासमती चावल कितना 2 लाख मीट्रिक टन किसको देगा? मलेशिया को देगा। ठीक है। मलेशिया ने संस्थापक सदस्य के रूप में IBCA में शामिल होने का निर्णय लिया। IBCA यानी कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, लॉन्च बाई इंडिया। 2023 में इंडिया ने लॉन्च किया था किसको? IBCA को, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को। ठीक है। ये इसके बाद मलाया विश्वविद्यालय मलेशिया में भारतीय अध्ययन की तिरुवल्लुवर पीठ की स्थापना की जाएगी। इसके बाद अगला डिसीजन ये लिए गया कि मलाया विश्वविद्यालय मलेशिया में भारतीय अध्ययन की तिरुवल्लुवर पीठ की स्थापना की जाएगी। अब थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं कि मलेशिया में जो IBCA की स्थापना मलेशिया जो IBCA का जो संस्थापक सदस्य के रूप में बनने का निर्णय लिया है, तो IBCA है क्या? तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की स्थापना किसने की थी? इंडिया ने की थी 2023 में। इस बिग कैट्स में कौन कौन शामिल है? तो टाइगर है, लायन है, लेपर्ड है, स्नो लेपर्ड है, पूमा है, जैगुआर है और चीता है। ठीक है। तो इसमें से टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता भारत में पाए जाते हैं। पूमा और जैगुआर भारत में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है। अगला है, भारत द्वारा अपने UPI को मलेशिया के पेनेट के साथ एकीकृत करने की घोषणा की गई। भारत जैसे आपने अगर पहले देखा होगा तो भारत ने अपने UPI को कई सारे देशों में लॉन्च किया है। उसी को आगे बढ़ाते हुए भारत ने मलेशिया के पेनेट, जैसे हमारे यहाँ UPI है पेमेंट करने के लिए, वैसे मलेशिया में क्या है? पेनेट है। तो भारत ने पेनेट के साथ दोनों को एक साथ करने की घोषणा की है। और अभी ये हम देख लेते हैं कि UPI जो है कौन कौन से देशों में है। तो UPI आपके फ्रांस में है, UAE में है, भूटान में है, नेपाल में है, मॉरिशस, श्रीलंका, सिंगापुर, साइप्रस। तो अभी मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हम इस वीडियो में फोमो भी दूर करेंगे करंट अफेयर्स का फोमो मतलब क्या पढ़ें, कैसे लिंक किया जाता है एक दूसरे की बातों को। जैसे अभी यहाँ पे चर्चा हुआ कि UPI जो है वो मलेशिया के पेनेट के साथ एकीकृत हो गया। तो अब हमें ये समझ में आया कि UPI चर्चा में है। तो यहाँ से एक सवाल बनता है कि UPI किन किन देशों में है भारत के? तो UPI कहाँ कहाँ है? फ्रांस, UAE, भूटान, नेपाल, मॉरिशस, श्रीलंका, सिंगापुर, साइप्रस। ये वो देश है जहाँ पे UPI अभी चालू है। अभी कई सारे एग्जाम्स में ये ऑप्शन के रूप में भी आए थे कि इनमें से कौन कौन से देश में UPI है। तो इस तरीके से इंटरलिंक करके क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है और करेंट अफेयर्स को तैयार किया जाता है कि इनमें से कौन कौन से पार्ट्स हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इसलिए मैंने इसको स्टार भी दिया है क्योंकि UPI चर्चा का विषय रहा है। इस तरीके से हम लिंक करके पढ़ते हैं। आगे हम भारत वियतनाम संबंधों को देखेंगे। तो वियतनाम की जो राजधानी है वो आपकी हनोई में है। कहाँ है? हनोई में है। तो 2024 में प्रधानमंत्री वियतनाम के जो है फॉम मिन चिन, उन्होंने भारत की राजकीय यात्रा संपन्न की। इस दौरान दोनों देशों के बीच
दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने वियतनाम के नानत्रांग स्थित दूरसंचार विश्वविद्यालय में आर्मी सॉफ्टवेयर पार्क का संयुक्त रूप से वर्चुअली उद्घाटन किया। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने वियतनाम के नात्रांग स्थित दूरसंचार विश्वविद्यालय में आर्मी सॉफ्टवेयर पार्क का संयुक्त रूप से वर्चुअली उद्घाटन किया। इस पार्क का निर्माण भारत की सहायता से किया गया। ठीक है, अब समझ में आया कि इस आर्मी सॉफ्टवेयर पार्क का संयुक्त रूप से क्यों उद्घाटन किया, क्योंकि इस पार्क का निर्माण भारत की सहायता से किया गया है। वियतनाम द्वारा CDRI यानी कि कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये आपदा प्रबंधन के लिए एक समझौता है। उसमें वियतनाम ने शामिल होने की घोषणा की कि वो अब इस आपदा वाले जो समझौता है उसमें शामिल हो रहा है। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कुल 9 समझौते हुए, कुल 9 MOUs हुए, जिनमें कुछ मुख्य हैं कि रक्षा खरीद के लिए भारत सरकार द्वारा वियतनाम सरकार को प्रदान की गई $300 मिलियन की ऋण सहायता प्रदान की जाएगी। ठीक है, भारत सरकार रक्षा खरीद के लिए $300 मिलियन की ऋण सहायता किसको देगा? वियतनाम को देगा। लोथल गुजरात में राष्ट्रीय समुद्रवर्ती विरासत परिसर के विकास एवं सहयोग पर MOU हस्ताक्षर हुआ। ठीक है, वियतनाम जैसे क्या है कि एक समुद्र तटीय देश है, जिसके कारण बंदरगाह क्षेत्र में उसकी अच्छी पकड़ है, अच्छी कुशलता है, जिससे लोथल जो है वो गुजरात में राष्ट्रीय समुद्रवर्ती विरासत परिसर विकास पे सहयोग के लिए हस्ताक्षर हुआ दोनों देशों के बीच में। किसके किसके बीच में? भारत और वियतनाम के बीच में। इसी तरह वियतनाम हो गया। अगला है रूस। भारत और रूस के बीच में संबंध ऐतिहासिक रहे हैं। रूस शुरू से ही भारत का एक अच्छा भागीदार रहा है, चाहे व्यापारिक रूप से देखें या तेल के लिए देखें या फिर आपके रक्षा समझौतों के रूप में देखें। इस तरीके से अभी वर्तमान में यूक्रेन युद्धों के पश्चात थोड़े संबंधों में कमी आई है। खराब नहीं हुए हैं, पर संबंधों में थोड़ी नज़दीकियों में कमी आई है, जिससे कि व्यापार समझौते और रक्षा समझौतों में भी थोड़ी कमी आई है। किंतु भारत और रूस का संबंध हमेशा से ही बेहतर रहा है। रूस हमेशा से ही भारत का एक अच्छा भागीदार रहा है। तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, रूस के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन के निमंत्रण पर भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने 8-9 जुलाई 2024 के मध्य मॉस्को रूस की यात्रा की। मॉस्को क्या है? रूस की राजधानी। मॉस्को जो है रूस की राजधानी है, जहाँ पे भारतीय प्रधानमंत्री ने यात्रा की। इस यात्रा के दौरान दोनों नेताओं के बीच 22वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन किया गया। 22वां भारत रूस शिखर सम्मेलन किया गया। भारत रूस अस्थायी एवं विस्तारित साझेदारी, भारत रूस अस्थायी एवं विस्तारित साझेदारी नामक शीर्षक की एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया। मतलब जो ये 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन हुआ, इसमें संयुक्त वक्तव्य, एक ज्वाइंट स्टेटमेंट मतलब दोनों देशों का ये स्टेटमेंट है कि भारत रूस अस्थायी एवं विस्तारित साझेदारी, इंडिया रसिया इंड्योरिंग एंड एक्सपेंडिंग पार्टनरशिप, दोनों देश अपने पार्टनरशिप को और विस्तार करेंगे और अस्थायी रखेंगे, जिससे कि उसमें कोई हलचल ना हो। दोनों नेताओं ने वर्ष 2030 तक $100 बिलियन के द्विपक्षीय व्यापार के लक्ष्य को निर्धारित करने की सहमति व्यक्त की। कि मतलब जो अभी युद्धों के कारण जो हमारी व्यापारिक गतिविधियां स्लो हुई हैं, उसको बढ़ाते हैं और 2030 तक $100 बिलियन तक पहुंचते हैं। ठीक है, चेन्नई व्लादिवोस्टोक समुद्री गलियारा, भारत और रूस चेन्नई व्लादिवोस्टोक समुद्री गलियारे को कार्यान्वित करने के लिए सक्रिय रूप से कार्य करने हेतु तत्पर हैं। 2019 में भारत और रूस ने अपने संबंधित शहरों चेन्नई और व्लादिवोस्तोक में स्थित बंदरगाहों को आपस में संबंध करने की अपनी मंशा की घोषणा की थी। ये जैसे कि रूस का जो प्रशांत महासागर के तरफ, कहाँ, पैसिफिक सी के तरफ जो क्षेत्र है, यहाँ पे एक आपका व्लादिवोस्तोक नामक बंदरगाह है। यहाँ से भारत की चेन्नई में, ये रहा आपका चेन्नई, तो भारत के चेन्नई और इनके बीच में वो एक गलियारा बनाने की बात की गई है कि दोनों को आपस में जोड़ा जाएगा इस गलियारे के माध्यम से।
प्रधानमंत्री की रूस यात्रा के दौरान कुल 9 समझौते हस्ताक्षरित हुए। इनमें से कुछ मुख्य हैं जिसको हम देखेंगे। तो वर्ष 2024 से 29 की अवधि के लिए रूस के सुदूर पूर्व क्षेत्र में व्यापारिक, आर्थिक और निवेश के क्षेत्रों में सहयोग का कार्यक्रम। रूस एक बहुत बड़ा देश है। इसके पूर्वी क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे अभी भी निवेश की संभावना है, तो वहां पे भारत और रूस मिलकर निवेश करेंगे, इसके समझौता हुआ। जलवायु परिवर्तन और निम्न कार्बन विकास के मुद्दे पर, जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर भी इनके बीच समझौता हुआ। कार्टोग्राफी के समान क्षेत्र में भी सहयोग के संबंध में हुआ। ध्रुवीय क्षेत्रों में अनुसंधान और लॉजिस्टिक के संबंध पे भी समझौता हुआ। ध्रुवीय क्षेत्र, पोलर रीजन कौन से? ऊपर है आपका आर्कटिक, नीचे अंटार्कटिक है, नॉर्थ साउथ में। ब्रॉडकास्टिंग के क्षेत्र में भी सहयोग पर हस्ताक्षर हुए। रूस का सर्वोच्च राजकीय पुरस्कार दिया गया प्रधानमंत्री मोदी जी को। राष्ट्रपति, वहाँ के जो रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन ने, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस के सर्वोच्च राजकीय पुरस्कार दी ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल, दी ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल से सम्मानित किया। ये दी ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल कहाँ का राजकीय सम्मान है? रूस का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय नेता हैं। ठीक है, इस प्रकार हमने कई सारे राजकीय पुरस्कार देख लिए, जिसका जल्दी एक वीडियो आने वाला है। आपको एक जगह सब देखने को मिलेगा, फिर आपको याद करने में आसानी होगी। रूस में 2 नए भारतीय वाणिज्य दूतावास की स्थापना की गई। रूस में 2 नए भारतीय वाणिज्य दूतावास की स्थापना की गई। 9 जुलाई 2024 को मॉस्को में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित किया। अपने इस संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री ने रूस में 2 नए भारतीय वाणिज्य दूतावासों के स्थापित किए जाने की घोषणा की। और ये दूतावास कहाँ कहाँ स्थापित किए गए? कजान एवं येकातेरिनबर्ग में, येकातेरिनबर्ग और कजान में ये स्थापित हुए दूतावास। अब देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ उपस्थित है जो अभी देश देखें। तो पोलैंड आपका यूरोप में है, ये रहा पोलैंड। यूक्रेन को अभी देख ही लिया था हमने। रसिया आपका, ये रसिया वाला क्षेत्र रहा पूरा, ये पूरा रसिया का क्षेत्र है। मलेशिया आपका, ये मलेशिया वाला क्षेत्र रहा। ये छोटा सा यहाँ ब्रुनेई है। और वियतनाम, ये आपका वियतनाम रहा। वियतनाम बोला था मैंने कि ये एक बंदरगाह क्षेत्र है, समुद्र तटीय क्षेत्र, तो ये आपका वियतनाम रहा। कौन सा? ये आपका एशिया में ये वाला क्षेत्र वियतनाम रहा, थाईलैंड के बगल में। ठीक है, इस प्रकार हमने इस वीडियो में भारत के सभी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को देख लिया, जो चर्चा के विषय थे, जो देश चर्चा में थे, लगभग सभी को हमने समाप्त कर दिया। अगले वीडियो में हम इसके अगले पार्ट को लाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।